राजनीति की दुनिया बेहद निर्मम होती है। यहां जो जीता वो सिकंदर होता है, और अगर आप हार गए या थोड़ा कमजोर पड़ गए तो आप मानकर चलिए कि आपको सर्वाइवल का संकट होने वाला है। वो चाहे अपने हो या पराए, सवाल तब आप पर उठाते हैं जब आप थोड़ा कमजोर प्रतीत हो रहे होते हैं। जी हां, बात कर रहा हूं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की। कैसे बहुमत से तीसरी बार वो जब नहीं पहुंच पाए तो विपक्ष जो कह रहा था सो कह रहा था। सहयोगी दलों के कुछ सुर बिगड़े थे, लेकिन जब आपकी मातृशक्ति या एक कहें मातृ संगठन या पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, वहां से अगर कुछ सवाल उठते हैं तो वो बेहद गंभीर हो जाते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से सियासत में सरगर्मी आती है, जो पारा सूर्यदेव ने चढ़ा रखा है उससे ज्यादा सियासी सरगर्मी चढ़ जाती है, और यह सवाल उठता है क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं था? जब सत्ता बहुत अच्छी चल रही थी, पूरी ताकत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, तब इस तरीके की बातें नहीं आई, सुगबुगाहट होती थी। लेकिन अब जब स्वर मुखर हो रहे हैं, कभी सरसंघ चालक मोहन भागवत मणिपुर पर चुप्पी तोड़ते हैं और सवाल उठाते हैं कि आखिर वहां क्या हुआ। उसके बाद हद तो तब हो जाती है जब इंद्रेश कुमार भी प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि अहंकारियों को जनता ने सबक सिखाया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और संघ के बेहद जानकार हमारे मित्र राकेश शुक्ला जी हैं। तो राकेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आखिर ये अचानक सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में अगर इतना गड़बड़ चल रहा था, इतनी अहमन्यता थी, इतना अहंकार था, तो इसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसने रोका था कि उन पर सवाल ना उठाएं? अब जब वो कमजोर हैं, उनको ज्यादा मजबूती की जरूरत है, उसके बाद इस तरीके के प्रश्न उठाना ये क्या है? देखिए, आप यदि पिछले 10 साल का कार्यकाल देखें, तो पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी ने नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के कामकाज की प्रशंसा भी की है। 2017 में पुस्तक विमोचन, नरेंद्र मोदी के ही पुस्तक विमोचन में मोहन जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी अप्रसिद्ध से प्रसिद्धि की ओर बढ़े हैं। उनकी चाहत प्रसिद्धि की नहीं थी, लेकिन उनको भेजा गया, तब वो प्रसिद्धि की तरफ बढ़े और गुजरात के मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के को लेकर उनकी सरकार की तारीफ किया था उन्होंने यूक्रेन में, जब एक बड़ी दुर्घटना हुई, युद्ध हुआ और उस समय पर भारतीय विद्यार्थी बच्चों को जब लाया गया सरकार की तरफ से, तब भी मोहन जी ने प्रशंसा की थी केंद्र सरकार की। तीसरी बार उन्होंने तब भी प्रशंसा की थी कि ये राष्ट्र सुरक्षित है, इसकी आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित है केंद्र सरकार के आत्मबल, उसकी रणनीति, उसकी कूटनीति के कारण। तो जब आप अच्छा काम कर रहे थे तो संघ की तरफ से प्रशंसा की गई, लेकिन जब कहीं न कहीं आप में चूक हुई, और चूक होने का कारण ये था कि आपने एक भरोसा दिया था कि तीसरी बार भी हम बहुमत के साथ आएँगे, तो वो बहुमत में चूक कहाँ हुई? कहाँ पे आपके साथ गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से जो जनमानस 10 वर्ष तक आपके साथ खड़ा हुआ था, वो इस बार पीछे हट गया। तो मूल जो उठाया गया है, वो इसलिए उठाया गया कि अभिभावक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और एक तरह से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उसकी संतान है, और संतान को जब कहीं पे झटका लगता है तो उसका बड़ा झटका अभिभावक को लगता है, और मुझे लगता है इसीलिए आज परम पूजनीय मोहन भागवत जी की तरफ से ये प्रश्न उठाया गया कि आप अभी भी क्यों नहीं संभलने की कोशिश कर रहे हैं। पर राकेश जी, आमतौर पर क्या होता है कि संतान जब बहुत ताकत में होती है और बहुत बुरा कर रही होती है, तो भी अभिभावक सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा कमजोर हो रही होती है, उसका मनोबल टूटा हुआ होता है, तो उस समय जो पिता या माता या अभिभावक होते हैं, वो उसकी हौसला अफजाई करते हैं और उसको उस संकट से उबारने में मदद करते हैं। यहां उल्टा हो रहा है, जब तक पूत कमाओ था, कमाओ तो अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा कम हुई है दौलत। जो लोकतंत्र में दौलत सबसे बड़ी आपके वोट होते हैं, आपका जो मैंडेट होता है वो कम हुई है। ऐसे समय में संघ को जब पीछे खड़े होना था, तो उसके बाद अभी सवाल जवाब करना ये कहां से उचित है? संघ हमेशा, जब भी भारतीय जनता पार्टी में संकट उत्पन्न हुआ है, संघ ने साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को डूबने से उबारा है। चाहे वो 2009 रहा हो, 9 में भी संगठन के अंदर बहुत अंतर्विरोध आया। लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरफ से स्वयं को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करा दिया गया। तब संघ की तरफ से नितिन गडकरी को अध्यक्ष के रूप में लाया गया, और आडवाणी जी के थ्रू ही लाए। ऐसा कहीं ये संदेश नहीं गया कि संघ ने थोपा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उस नेता को अध्यक्ष बनाया गया जिससे भारतीय जनता पार्टी की डगमगाते हुए कदम थम जाए। 2013 में 2013 में भी यही स्थितियां आई कि क्या 14 भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी, क्या कांग्रेस की फिर से गठबंधन सरकार बनेगी?
तब संघ की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को लाया गया और इस काम में लगाया गया सुरेश सोनी जी को। सुरेश सोनी जी मध्यस्थता की और नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से दिल्ली लाया गया और 13 की पूरी कमान, 13-14 में पूरी चुनावी कमान, संगठन की कमान नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आडवाणी सौंपी, जी के विरोध के बावजूद सौंपी गई और नरेंद्र मोदी जी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उसमें संघ का पूरा सहयोग था और 14 में 280 सीट जीते आप। और जो आप कह रहे हैं कि खराब काम करने के बाद भी आप मौन थे, ये 2014 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का कामकाज अच्छा नहीं होता तो 2019 में 303 सीट इस देश की जनता उनको नहीं जितवाती। अब 2019 से 24 तक के जो कार्यकाल है उसमें कहीं ना कहीं एक चूक मुझे लगती है कि हुई है भारतीय जनता क्या? पार्टी से। चूक ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जातिवादी राजनीति चल रही थी भारत में, उस जातिवादी राजनीति को उन्होंने धर्मवाद और राष्ट्रवाद के छाता के नीचे लाए और जाति का समीकरण बिगाड़ के उन्होंने धर्म के नाम पे और राष्ट्रवाद के नाम पे सभी जातियों को एक मंच पे लाने का काम किया। और मुझे लगता है 2024 में उनका वही जो छाता था उसकी तीली कहीं खिसकी है और उसके चलते जातिवादी राजनीति प्रभावी हुई और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना। पर चलिए, मणिपुर का जो मुद्दा है वो तो सरसंघ चालक जी ने उठाया, लेकिन जो इंद्रेश जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अहंकार का कारण था कि उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, 240-42 पे रोक दिया गया। दूसरे वाले चूंकि भगवान राम को ही नहीं मानते थे इसलिए उनको सत्ता नहीं मिली, लेकिन भगवान राम ने सबको सबक दे दिया, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो इन बातों का अभी ऐसे समय पे क्या मतलब? इसको माना जाए कि ये संघ प्रमुख और जो संघ का जो शीर्ष नेतृत्व, जो कि इंद्रेश जी भी प्रतिनिधि सभा के प्रचारणी सभा वाले हैं, मुख्य लोगों में से हैं, तो अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये माना जाए कि अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को संघ थपथपाता रहेगा। देखिए, अहंकार को हम सिर्फ एक ही फ्रेम देख रहे हैं और फ्रेम में हम नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। यदि इंद्रेश जी की बात अहंकार शब्द को आप देखिए तो आप देखेंगे कि ऊपर से लेकर नीचे तक हमको पूरी पड़ताल करनी पड़ेगी कि यदि शीर्ष नेतृत्व अहंकारी था तो राज्य नेतृत्व भी अहंकारी था कि भाई मोदी जी के नाम पे तो जीतना ही है। फिर जब राज्य नेतृत्व अहंकारी था तो नीचे का पूरा धड़ा अहंकारी था कि हमको तो वोट मिलना ही है क्योंकि हम 14 में भी जीते, 19 में भी जीते और इस बार आपको याद होगा कि चुनाव घोषणा के पहले जो माहौल था उसमें साफ लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 350 सीट जीतने वाली है। इसीलिए 370 और 400 का जो नैरेटिव था वो कहीं ना कहीं विपक्ष को मानसिक रूप से विकलांग कर रहा था। तो ये जो अहंकार शब्द है, अहंकार शब्द का पर्याय सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है बल्कि वो अहंकार शब्द पूरे सिस्टम को कहा गया है। यानी पन्ना प्रमुख से लेके और चुनाव लड़ाने वाले नेतृत्व तक को अहंकारी कहा गया है कि इसी अहंकार के कारण ही आपकी सीटें घटी हैं। पर राकेश जी, ऐसा नहीं लगता कि संघ उस बयान का बदला ले रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, चूंकि वो भी संघ से ही उपजे हैं पूरी पार्टी संघ से उपजी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में संघ की जरूरत नहीं है, तो संघ बता रहा है कि वी आर देयर और हम बड़े भाई हैं, जरूरत तो आपको पड़ेगी हमारी। कुछ ऐसा तो नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सबको पता है कि नड्डा जी की भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में क्या स्थितियां थी। इसलिए उनकी तरफ से संघ को जो बयान दिया गया, संघ की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप में मजबूत हो चुकी है। मुझे लगता है वो मायने नहीं रखता क्योंकि नड्डा यदि यही बात नरेंद्र मोदी कहे होते, मैं तो अमित शाह जी की भी बात नहीं कर रहा, यदि ये बात नरेंद्र मोदी कहे होते तो मुझे लगता है वो ज्यादा प्रभावी होता। नड्डा जी के कहने का कोई प्रभाव नहीं है। संघ उस बात को लेके ये सारी प्रक्रिया नहीं कर रहा बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि लगातार अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और यदि यही परिस्थितियां या यही माहौल रहा है तो आप उन राज्यों में हारेंगे जहां आज आप बहुत मजबूत स्थितियों में या तो हैं या गठबंधन की सरकार चलाने के लिए विवश है। अब उसमें आप हरियाणा ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, झारखंड एक बहुत बड़ी चुनौती है, फिर आपका बिहार आने वाला है और इन सबसे घूमते घूमते फिर आप उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाले हैं। तो आज जो परिस्थितियों पे हस्तक्षेप जो संघ कर रहा है उसका कारण सिर्फ हम 24 का चुनाव न ले बल्कि हम ये मान के चले कि जो आने वाले 27 तक के चुनाव हैं उन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को सवाचेत किया जा रहा है। मतलब बीती ताही बिसार के आगे की सुधि ले, कुछ इस
कंटेक्स्ट में संघ चल रहा है। मैं जो संघ प्रमुख का बयान है उसको मैं इसी परिप्रेक्ष्य में ले रहा हूँ, क्योंकि 24 के चुनाव में जो हार हुई है, हम्म। अब आप उस हार को जीत में नहीं बदल पर सकते। अब आप मणिपुर तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा अलग किस्म की समस्या थी, उसको ऐसे समय पे उठाने का क्या मतलब था? दरअसल टाइमिंग थोड़ा सा जरूर महत्वपूर्ण, क्योंकि ये अचानक आया, ऐसा कोई माहौल भी इस समय नहीं था, विपक्ष ने भी मणिपुर उठाना बंद कर दिया था। ऐसे में मोहन भागवत का बयान आना कि मतलब सरकार की जो सबसे कमजोर नब्ज है, जिसपे कोई बोलना नहीं चाहता है, उस पर संघ प्रमुख के बयान आने के बाद तो विपक्षी दलों ने पूरी तरीके से चढ़ाई कर दी है। राजकिशोर जी, आप भी बहुत अच्छे से संघ को कवर किए, आप भी जानते हैं कि हम्म। संघ के लिए नॉर्थ ईस्ट और सीमावर्ती राज्य, चाहे वो आपका हिमाचल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, हमेशा से प्राइम में रहा है। हम्म। और मणिपुर को लेके जो घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं से भी वो पूरी तरह से वाकिफ है, लेकिन अब वहाँ इतनी विपरीत परिस्थितियां पहुंच गई, हम्म। क्योंकि बार बार आपका जो फीडबैक जा रहा था वो ये हो रहा था कि हम उन स्थितियों को संभाल लेंगे, लेकिन मणिपुर का इफेक्ट अब नागालैंड पे पड़ रहा है, नागालैंड का इफेक्ट असम पे पड़ेगा, और मुझे लगता है ये फिर सीधे सीधे सातों राज्यों को प्रभावित करेगा। संघ कतई नहीं चाहता है हम्म। कि मणिपुर के प्रभाव या उसका जो कहना चाहिए बीमारी है, हम्म। वो बीमारी सातों राज्यों में फैले, हम्म। क्योंकि उधर म्यांमार है, उधर बांग्लादेश है, ये ऐसे राज्य हैं जो जो भारत को हमेशा से कहना चाहिए नुकसान पहुंचाने का एक मार्ग रहा है। ठीक तो है। इसलिए संघ की तरफ से इस मौके पे जो मणिपुर का विषय उठाया गया, उसका परिप्रेक्ष्य उधर ना लिया जाए कि वो भाजपा पे हमला करने के लिए या मोदी को हमला करने के लिए है, बल्कि इस परिप्रेक्ष्य में लिया जाए कि पहले मणिपुर तक ही वो सीमित था, अब वो मणिपुर से नागालैंड और असम की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है इसलिए संघ की तरफ से ये सचेत किया गया। तो मतलब ये मान के चलें कि संघ भी सचेत कर रहा है, नहीं अगर चेते तो इसके आगे भी बात फिर आगे बढ़ेगी, या तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार चेत जाएगी, सुधर जाएगी, नहीं सुधरेगी तो कुल मिला के जो है लगातार अब संघ का जो दंड है वो सिर्फ जो है मतलब परेड के काम नहीं आएगा, वो चलेगा भी। देखिए, अभी तक जितना हम संघ को करीब से देखे कवर करते हुए हम्म। और भारतीय जनता पार्टी को अब देखें, तो अभी तक हमने कहीं ये नहीं देखा कि संघ की तरफ से यदि कोई चीज कही गई हो और भारतीय जनता पार्टी उसे ना मानी हो। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि संघ की तरफ से सचेत किया गया है, और भारतीय जनता पार्टी इतनी सामर्थ्यवान आज भी नहीं है कि वो उसको नजरअंदाज कर दे। चलिए, तो कुल मिला के जो है एक डायलॉग था ना गदर फिल्म में, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, कुछ उस अंदाज में अपनी बात कर रहे हैं। खैर ये मैंने हल्के मोड पे कहा है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो विषय है, ये बात राकेश जी इसके मुंह से इसलिए सुनना ज्यादा जरूरी था क्योंकि क्यों संघ ने कहा, क्योंकि संघ जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को देखता है और जो उसकी चिंता है, वो सिर्फ चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे राष्ट्र को लेकर भी है, ये आपने सुना। और इसके साथ में इंद्रेश कुमार के बयान के भी मायने उन्होंने सुने। कुल मिला के ये प्रहार नहीं है बल्कि सुधार के लिए एक किस्म की चेतावनी है। अब ये वाकई ऐसा है जैसा राकेश जी कह रहे हैं, या जो तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये उसका प्रतिशोध है, जो कहा गया था संघ की जरूरत नहीं है, या बताया जा रहा है कि संघ है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राकेश जी आप बुलंद भारत टीवी में आए, हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस तरीके से बातें की, समय समय पर आपका जो है उद्बोधन जो चलता रहेगा यहाँ पर, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए आज्ञा। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।